स्वागत है दोस्तों आपका आज के आपके टॉपिक एग्रीकल्चर में। हम लोग आज के टॉपिक एग्रीकल्चर में देखेंगे कि भारत में होने वाले खेती के बारे में। तो भारत में इंडिया में करीब 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 की जो आबादी है, वो पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। रीज़न भी है इसका, क्योंकि भारत में जो भी हम लोग खाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो हमारे खाने का जो सामान है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिल रहा है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है और भी कई वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? जैसे आपके प्लेट में आने वाला सॉस हो या फिर और भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल या सेवन आप खाने के रूप में करते हैं या फिर पहनने के रूप में करते हैं, उन सभी का जो रॉ मटेरियल है, वो आपको कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर के थ्रू ही आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो भाई टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है कि कृषि के प्रकार यानी कि खेती के प्रकार को हम लोग देखेंगे। अब चूंकि इंडिया क्या है कि एक वैसा लैंड मास है जिसमें अलग-अलग रीजन में क्या है ना कि अलग-अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है? कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कहीं का बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न, आपको अलग-अलग तरीकों का खेती भी देखने को मिलता है, ठीक है? कुछ हम लोग खेती में क्या देखते हैं कि कहीं काफ़ी टेक्नोलॉजिकल, है ना? काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, जिसका इस्तेमाल खेती में, कृषि में किया जा रहा है। कहीं-कहीं हम लोग देखते हैं कि आज भी पुराने पद्धति से, है ना? बैल से क्या कर रहे हैं, खेतों को जोतने का काम कर रहे हैं, यानी कि एकदम फुल्ली ऑर्गेनिक रूप से काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं आप कहीं दूसरी ओर देखेंगे तो बहुत जगह फार्मिंग आपका ट्रैक्टर से किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल आपका जो खाद के रूप में है, ठीक है ना? जो कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने खेतों में किया जा रहा है। हम लोग देखेंगे आज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो चूँकि इतने बड़े आबादी में भारत में सबों के पास खेती करने के लिए उसके पास पूर्ण रूप से जो ज़मीन होना चाहिए, वो लोगों के पास है नहीं। बहुत लोगों को जैसे कि जो छोटे किसान हैं, उनके पास क्या है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में खेत है, छोटे-छोटे टुकड़ों में ज़मीन है। अब वो उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो गया, डियो डिगिंग स्टिक्स हो गया, इसकी मदद से वो क्या करते हैं कि खेती को करते हैं। और उनका जो मदद है, वो अपने जो सहयोगी है, अपने घर के जो फैमिली मेंबर है, बस कुछ ही लोगों के द्वारा उस फार्मिंग को किया जा रहा है। यानी हम समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एक छोटे पैमाने पे होने वाला ये खेती है, जो कुछ लोगों के द्वारा इस खेती को किया जाता है। ये डिपेंड करता है ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, वो पूर्ण रूप से डिपेंड होता है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, ठीक है? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कि उस मिट्टी से जो आपका जो फसल का जो ग्रोथ है, वो टोटली डिपेंडेंट होता है वहाँ के सॉइल के ऊपर, ठीक है? एंड प्रोडक्शन इज़ फॉर सॉइल कंजम्पशंस ओनली। और जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन होता है, वो उन्हीं लोगों के द्वारा खुद कंजम्पशन कर लिया जाता है, यानी कि उसको वो लोग बेचने के लिए नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि खुद के इस्तेमाल के लिए उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे भारत में ऐसे जनजाति समूह हैं, ठीक है ना, जो एक जगह नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वो अपना स्थान, अपना जगह को बदलते रहते हैं। और जब वो जगह को बदलते हैं, तो जहाँ जाते हैं वो वहीं पे खेती करना शुरू कर देते हैं। अब खेती योग्य भूमि उनके पास है, तब तो कोई बात नहीं। अगर उनके पास खेती करने योग्य ज़मीन नहीं होता है, तो वो जंगलों को काट के, है ना, साफ-सफाई करके उसको वहीं पे खेती करते हैं। अब चूँकि साफ-सफाई और जंगलों की कटाई और झाड़ियों को साफ करने में चूँकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उन लोगों के द्वारा सीधे उसमें आग लगा दिया जाता है। उसी को कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हम लोग देखेंगे द अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। तो देखिए, जो प्रिमिटिव मेथड है फार्मिंग का इज़ प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कई जगह प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किया जा रहा है और अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों पर इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं हम देखेंगे दूसरी जगह जैसे कि वेनेजुएला, तो वहाँ कॉन्यूको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल, ठीक है? इंडोनेशिया में
लैडेंग और वियतनाम में रे। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से इसको जाना जाता है। भारत में भी जो प्रिमिटिव फार्मिंग है, ठीक है, जो कल्टीवेशन है, उसको अलग-अलग जगहों पे जैसे कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दहिया या फिर बेबर, आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पेंडा, उसके बाद हम लोग पामादाबी या कोमन, ये आपका उड़ीसा के रीजन में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को कहा जाता है। वेस्टर्न घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वेलर या फिर वॉल्टर के नाम से जाना जाता है। ये थे कुछ नाम, ठीक है, जो कि अलग-अलग जगहों पर इस फार्मिंग को अलग-अलग नामों से जो जाना जाता है। अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि आज के समय में जो भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको क्या चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो वो लीज पर या फिर बाय द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वो क्या करते हैं कि जो जिनके पास बड़े-बड़े प्लॉट मौजूद है, वैसे किसान को से वे कॉन्टैक्ट करते हैं जिसके पास बड़ी मात्रा में क्या है, लैंडफील्ड अवेलेबल है। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे देते हैं, ठीक है ना। और इसमें कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में चूंकि लैंड एरिया काफी, ये जो लैंड होता है उसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हाइब्रिड सीड, जिसको हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी जिसमें मौजूद होती है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है और नए टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, उसका इस्तेमाल इस खेती में किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उनका बड़े पैमाने पर, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा, जिससे कि उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई हो जाता है और काफी ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिलता है। प्लांटेशन, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन में क्या होता है कि जो फार्मर है, जो किसान है, ठीक है ना, वो जो जब खेती में जब प्लांट को लगाया जाता है, तो दो तरीके से इसमें प्लांट को लगाया जाता है। पहला, पिछले साल जो उपज हुआ था उसी में से लोगों के द्वारा कुछ सीड्स को रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगले साल बुआई में उसी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सीड से आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जाते हैं, ठीक है, वो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होता है उसके द्वारा मार्केट में क्या किया जाता है कि किसानों के लिए सीड्स अवेलेबल करवा दिया जाता है। अब लोग गए, यहाँ से क्या किए, वो सीड्स को खरीदे और इसी सीड्स का इस्तेमाल वो लोग अपने बुआई के लिए करते हैं, जो कि पिछले साल का जो उनका रखा सीड्स था उसके कंपेयर में ये जो नया सीड्स होता है, ठीक है, जिसको वो लोग इंडस्ट्री से खरीद के लाते हैं, उसमें उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। इस तरीके के फार्मिंग में माइग्रेट लेबर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की मदद से क्या होता है कि इसमें फार्मिंग को करवाया जाता है, क्योंकि ये लैंड भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फिर उसके पास गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी होता है, रिक्वायरमेंट फॉर दिस वेल नोन प्लांटेशन क्रॉप्स। अब देखेंगे जैसे कि हमारा क्या है कि प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे कि आसाम का जो चाय हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, नॉर्थ बंगाल हो गया, उसमें जो चाय की खेती हो रही है वो इसी तरीके से की जा रही है। साथ में कर्नाटक में कॉफी की जो खेती की जा रही है, उनका लैंड मास काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और एक प्रॉपर जमीन, ठीक है, किसी एक आदमी का होता है, जिसमें क्या करता है कि एक सिंगल क्रॉप्स है ना, क्या किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे लगा दिया जाता है। और वहां से आपने देखा होगा कि असम या दार्जिलिंग में आपकी नजर जहां जहां तक जाती होगी, वहां तक दूर दूर तक आपको केवल चाय दिखाई देता होगा, यानी कि चाय का बागान दिखाई देता होगा। क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि फसलों को लगाने का पैटर्न को हम लोग देखेंगे। तो चूंकि इंडिया में जो सीजन्स है वो हमेशा बदलते रहता है, हर 3 महीने के बाद यहाँ मौसम में आपको बदलाव देखने के लिए मिलता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ के आप क्रॉपिंग पैटर्न को भी आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ मेनली 3 रूप से क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ और ज़ैद। तो रबी, खरीफ और ज़ैद में हम लोग आगे देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ये विंटर के महीने में, ठीक है ना, ठंड के महीने में रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इसको लगाया जाता है। और इसकी जो कटाई का जो मौसम होता है वो गर्मी की शुरुआत में इसको काट लिया जाता है, यानी अप्रैल टू जून तक, ठीक है।
रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आने वाले कुछ फसल हो गए, जैसे कि गेहूं, बार्ली, मटर हो गया, चना हो गया और सरसों हो गया। ये सब जो फसल है वो आपका रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आएगा। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि आपको इस रीजन में ठंड के दिनों में ना आपको थोड़ा वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन के कारण आपको यहाँ रेनफॉल देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन जगहों पर क्या हुआ था कि एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन लाया गया था। उस रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना था। किसके प्रोडक्शन को बढ़ाना था? तो गेहूं की खेती को बढ़ाने के लिए एक रिवॉल्यूशन लाया गया था। उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि इन स्टेटों में सबसे पहले इस रिवॉल्यूशन को लाया गया था, इसलिए हम लोग इस स्टेट का नाम को याद रखेंगे। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मी के मौसम में शुरुआती गर्मी में क्या हुआ था कि रबी की फसल जो था उसको काट लिया गया था, ठीक है। और जैसे ही मानसून, गर्मी के बाद जब मानसून का मौसम आता है, जब बरसात होता है, तो बरसात के बाद फिर जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उसी में खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। कुल मिला के इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें वैसे फसलों का प्रयोग होता है, वैसे फसलों को लगाया जाता है जिसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता, जिन फसलों को काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है? जैसे कि चावल, मेज़, ज्वार, बाजरा, मूँग, उड़द, कॉटन या फिर मूँगफली, सोयाबीन, इन सभी फसलों को गर्मी के मौसम में, यानी कि गर्मी के मौसम के जब मानसून आता है, वो उस दौरान इन फसलों को लगाया जाता है और ठंड के शुरुआत में इन फसलों को फिर काट लिया जाता है, ठीक है? अब इंडिया में कुछ मेजर सिटीज़ हम लोग देखेंगे, कुछ स्टेट्स देखेंगे, जैसे कि मेजर एरिया जहाँ पे इसका कल्टीवेशन यानी कि खेती की जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब हो जगह काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मात्रा में खरीफ क्रॉप्स की खेती की जाती है। अब हम लोग देखेंगे ज़ैड क्रॉप्स। तो ज़ैड क्रॉप्स क्या होता है? तो जब रबी और खरीफ के बीच में करीब 2 से 3 महीने का, ठीक है ना, जब रबी और खरीफ के बीच में ना 2 से 3 महीने का आपको इंटरवल मिल जाता है। इसी इंटरवल के ड्यूरेशन में, है ना, आपको ज़ैड क्रॉप्स को लगाया जाता है। और ज़ैड क्रॉप्स आप कुल मिलाकर एक बात कोई इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ज़ैड क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, वाटर यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मिलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। इस मेजर क्रॉप्स के बारे में अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला ग्रेन एंड ल्यूमिनस क्रॉप्स। ल्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर आपका जो भी दाल आप खाते हैं, ठीक है ना, लगभग सारा दाल ल्यूमिनस क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। और ग्रेन के अंदर जो खाने के रूप में हम लोग अनाज लेते हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आगे है हमारा राइस यानी कि चावल। जो चावल है, इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, यानी कि भारत में लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा, ठीक है, रूप में खाया जाने वाला अगर कोई फसल है तो वो है राइस। इसीलिए इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अगर पूछेगा भारत का स्टेपल फूड क्रॉप्स कौन है, तो वो है आपका राइस। तो चावल के उत्पादन में, ठीक है, चावल के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ रीजंस, जैसे कि लेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इन सभी स्टेट्स में, इन जगहों पर ज़्यादा बारिश नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ प्रॉपर इरिगेशन के लिए कैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यहाँ राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। दूसरा हम लोग देखेंगे व्हीट यानी कि गेहूँ। दिस इज द सेकंड, ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेपल फूड है, जो कि इंडिया में लोगों के द्वारा गेहूँ का सेवन, ठीक है, इसका उपयोग रोटी में और भी कई प्रोडक्ट में किया जाता है। अब गेहूँ के प्रोडक्शन के लिए सालाना इसको 50 टू 70 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल इसको चाहिए होता है, यानी इसको ज़्यादा बारिश की यानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। द टू व्हीट ग्रोन जोन, और भारत में 2 व्हीट ग्रोन जोन है, एक गंगा सतलज का एरिया और दूसरा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, साइड, जहाँ आपका ब्लैक सॉइल रीजन भी है, यानी कि डेक्कन का रीजन्स। आगे हम देखेंगे मिलेट्स।
तो मिलेट्स के अंतर्गत हम लोग 3 फसलों को पढ़ते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी को। आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेट्स है। तो हम लोग अब ज्वार को जानेंगे। ज्वार को, जिसको हम लोग सोरगम के नाम से भी जानते हैं। ज्वार के अंदर काफ़ी मात्रा में आपको पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम मिलता है और कुछ मात्रा में आयरन और सोडियम। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ज्वार में क्या-क्या पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, इसकी उपलब्धता ज्वार में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको बहुत ज़्यादा जो पानी की आवश्यकता इन फसलों को नहीं होती है। इन फसलों का ज़्यादा प्रोडक्शन है, इसका जो रीज़न है वो आपको राजस्थान के साइड में, वैसा जगह जहाँ बारिश कम हो रही है, इन फसलों को आप वहाँ पर ज़्यादा उपजता हुआ देखेंगे। दूसरा है बाजरा, जिसको हम लोग पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। बाजरा को पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर फोलेट हो गया, आयरन हो गया, फोलेट हो गया, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और कुछ विटामिन्स भी पाया जाता है। बाजरा वैसे जगह होता है जहाँ की जो मिट्टी है वो सैंडी है, यानी कि बालुई मिट्टी है, या फिर ब्लैक सॉइल, यानी कि वही इंडिया का आपका वेस्टर्न रीजन, यानी कि पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग, जो कि गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र आता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रागी। रागी को हम लोग फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं। रागी के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम और रफेज होता है। आयरन, कैल्शियम को तो आप जानते हैं। रफेज क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन को सही करता है। हमारे डाइजेशन में ये बहुत ही मददगार होता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन हमेशा सही बना होता है। इसका इसका भी जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, भारत में वैसे ही क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ का रीजन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, सूखा है, जहाँ इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा और रागी का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू बिहार, यूपी और बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल साइड रीजन के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेज़। दिस क्रॉप्स इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फॉडर। देखिए मेज़ किसको कहते हैं? मेज़ हो गया ये एक वैसा क्रॉप्स है जिसका इस्तेमाल खाने में और चारे के रूप में भी किया जाता है। चारे मतलब जो पशुओं को दिया जाता है, ठीक है? वैसा फसल जिसका इस्तेमाल लोग खाने और पशुओं को चारे के रूप में किसको? मेज़ को खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आता है और बिहार में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इस मेज़ का जो प्रोडक्शन है, ठीक है? इसका जो उत्पादन है, ठीक है, ये आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, जिसको हम लोग खादर और बांगर के नाम से भी जानते थे, ठीक है? कि नए वाले जो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर और पुराने वाले को बांगर कहते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग बांगर के रूप में भी समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग पल्सेस, यानी कि दाल। इंडिया जो है वो दाल के प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा है और कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा भारत में आपको दाल का देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में दाल का इस्तेमाल और भारत में भी दाल का जो इस्तेमाल है वो कई पर्पस में किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग डायरेक्ट दाल को खाने में करते हैं, बाकी अलग-अलग प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बॉडी को के ग्रोथ में ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अब देखेंगे जैसे कि पुअर्स मीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है इसलिए इसको पुअर्स मीट्स के नाम से भी जाना जाता है। पल्स नीड्स लेस सॉइल मॉइस्चर। दाल के उत्पादन में, यानी कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेस सॉइल मॉइस्चर मतलब वैसा मिट्टी चाहिए होता है इसके उत्पादन में जिस मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत ही कम हो, ठीक है? एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस, और ये सूखा कंडीशन में भी ये जो प्लांट है, जो दाल होता है, वो सर्वाइव कर जाता है। अब हम लोग देखेंगे बीइंग अ ल्यूमिनस क्रॉप्स, कि दाल को ल्यूमिनस क्रॉप्स के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो जो दाल का जो पौधा होता है, ठीक है, उसके जड़ में क्या होता है कि एक ल्यूमिनस, ठीक है ना, इसके जड़ों में एक गांठ के रूप में इसका गांठ पाया जाता है, ठीक है ना। तो उस गांठ का जो काम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और जो सॉइल की जो उर्वरा है, यानी कि जो फर्टिलिटी है, उसको वो वापस से रीस्टोर करने में मदद करता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर, यानी खेतों में जो नाइट्रोजन की कमी हुई है, वो नाइट्रोजन को ये क्या करता है, वापस से एटमॉस्फेयर में, ये जो प्लांट होता है दाल का, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उस नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में बदल के वापस से सॉइल में डाल देता है। इसीलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में भी जो हम लोग इसको पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स।
ठीक है, कि कुछ वैसे भी फसल्स जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने के रूप में करते हैं, लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है, ग्रेन्स से थोड़ा हटके है। जैसे कि हमारा सबसे पहला नाम आता है शुगर केन यानी कि गन्ने का। अब जो गन्ना है इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट तो गन्ना के रूप में मतलब खाते ही हैं, और साथ में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल चीनी, गुड़ इस तरीके के प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है। जो शुगर केन है ये खेतों से कटाई होने के बाद सीधे इसको चीनी मिल भेज दिया जाता है, वहाँ से ये चीनी बन के फिर हमें हमारे मार्केटों तक ये उपलब्ध होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑयल सीड। जब हम लोग खाना बनाने के दौरान ऑयल सीड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है किस किस रूप में? तो ऑयल सीड्स के इस्तेमाल से क्या किया जाता है कि इसको ऑयल निकाल लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं। बहुत सारे अब हम लोग उस वैसे जैसे कि बहुत सारे जो क्रॉप्स है जैसे ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है? फिर तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब का इस्तेमाल हम लोग ऑयल सीड से मतलब ऑयल को निकालने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? तो कुकिंग में करते हैं। अब कुकिंग के अलावा ऑयल सीड का जो इस्तेमाल है वो सोप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी करते हैं। क्योंकि जब कॉस्मेटिक्स और सोप्स बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑयल को डाला जाता है, ठीक है? ग्राउंड नट इज द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड एंड इज अ खरीफ क्रॉप्स। तो जो आपका ग्राउंड नट यानी कि जो बादाम, जो चिनिया बादाम या फिर जो कहीं आपको बादाम या फिर बेदाम, ठीक है? ये कई भी अन्य नाम से अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से बोला जाता है, ठीक है? तो ये जो ग्राउंड नट है, ये राजस्थान, तमिलनाडु इन सभी जगह पे इसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है? और ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। अब वही अगर हम लोग देखते हैं कि मस्टर्ड में जैसे कि हम लोग मस्टर्ड देखेंगे, सरसों देखेंगे, तो जो सरसों होता है वो आपका रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे टी यानी कि चाय। जो चाय होता है दिस इज अ प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी कि इसका सीधे पौधा लगाया जाता है, इसीलिए इसको वैसा क्रॉप जिसमें सीधे पौधे की बुआई की जाती है उसको हम लोग उस तरीके के, ठीक है, फसलों को हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। दिस वेवर्स क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया बाय द ब्रिटिश। और भारत में सबसे पहले चाय को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले चाय को, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। यानी कि चाय की फसल को भारत में लाने का जो श्रेय है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। दिस ब्लस प्लांट्स रिक्वायर्ड अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, मॉइस्ट या फिर फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है? साथ ही में अलॉन्ग विथ अ डीप एंड फर्टाइल विथ ड्रेनिंग सिस्टम, जिसके कारण क्या होता है कि रिच मतलब उसके जो क्लाइमेट होता है और प्लस उसका जो मिट्टी होता है ना उसके अंदर काफ़ी नमी बनी होती है। इस तरीके का क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट में टी का प्रोडक्शन किया जाता है। टी के यानी कि चाय की खेती में बहुत ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीप और स्किल्ड लेबर को पिक किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान वहाँ की लोकल महिलाओं का होता है, ठीक है ना? चाय की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेट किया जाता है तो वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे मेजर टी प्रोडक्शन स्टेट्स है, जैसे कि इंडिया में आसाम हो गया, फिर दार्जिलिंग हो गया जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, जलपाईगुड़ी हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, इन सभी की जगह काफ़ी ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। एक नंबर पे आपका एक नंबर पे आपका चाइना है और दूसरे नंबर पे आपका तुर्की है। किस मामले में? तो प्रोडक्शन ऑफ टी के मामले में। आगे हम लोग देखेंगे कॉफ़ी। तो इंडिया 2014 में करीब प्रोड्यूस 3.5 यानी कि 3 दशमलव पूरी दुनिया का 3.5% आपका कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुआ है। यानी इंडिया का आपका प्रोडक्शन रेट कॉफ़ी का 3.5% है पूरी दुनिया का। अब कॉफ़ी का कुछ वैरायटी है जैसे कि अरेबिका वैरायटी, ठीक है, जो कि यमन से लाया गया है, ठीक है, इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इट इज़ अ ग्रेट डिमांड, जिसका डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा है। इस कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द बाबा बुदान हिल्स, यानी दक्षिण में जब आप जाएंगे तो बाबा बुदान हिल्स है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। वहाँ पर कॉफ़ी की जो खेती है वो बहुत ही ज़्यादा आपको मेन रूप से आपको उसी पहाड़ी पर देखने को मिलती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत वैसे फसलों को रखा गया है जो कि हो गया हमारा फ्रूट्स यानी कि फल, और दूसरा हो गया हमारा वेजिटेबल्स।
अब इम्पोर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूस जो भारत में जो हम लोग वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन देखते हैं, उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं मटर देखते हैं, गोभी देखते हैं, ऑनियन देखते हैं, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है? और कई फ्रूट्स को भी हम लोग इंडिया में देखते हैं, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आम, सेब, संतरा, लीची एक्सेट्रा। अब मैंगो का प्रोडक्शन यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज जो कि सबसे ज़्यादा नागपुर और चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। बनाना का प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे जो स्टेट्स है वो है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और मिजोरम। वहीं पाइनएप्पल में आपका मेघालय, ग्रेप में आपका यानी कि अंगूर में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लीची गुआवा में उत्तर प्रदेश और बिहार। एप्पल पेयर में एप्पल या फिर एप्रिकॉट, वॉलनट इन सभी में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। क्योंकि एप्पल, एप्रिकॉट इस तरह के फसलों के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में होने वाला ये सब फसल है। नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि वैसा फसल जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने के रूप में तो कतई नहीं कर सकते, जैसे कि रबर, जिसका ठीक है, रबर इज़ अ मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इसका जो जो हमारा नेचुरल रबर है, ठीक है? ये आपको सबसे ज़्यादा केरल में इसका जो खेती है वो सबसे ज़्यादा केरल में किया जाता है और इसको इक्वेटोरियल क्रॉप्स के रूप में भी हम इसको जानते हैं। रबर का इस्तेमाल हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ में आममर्रा जो ज़िंदगी है उसमें कई सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें रबर का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर क्रॉप्स वैसा क्रॉप जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर यानी कि रेशा होता है, ठीक है ना? जिसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े बनाने में या फिर उसी तरीके का अलग-अलग प्रोडक्ट को बनाने में इसको किया जाता है। तो फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत जैसे कि हो गया कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प्स हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ठीक है? इसका इस्तेमाल इन सभी को हम लोग फाइबर्स क्रॉप्स के अंतर्गत जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉटन इंडस्ट्री। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। पूरी दुनिया में कॉटन का जो प्रोडक्शन है, जो शुरुआत है वो भारत से हुआ। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन का एक अहम भूमिका होता है। कॉटन के मदद से ही कॉटन इंडस्ट्री में पहले फाइबर्स यानी कि रेशा बनाया जाता है और उसके बाद कपड़ों की बुनाई शुरू होती है। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंतर्गत, ठीक है ना, इंडिया में 2 चीज़ हमें देखने के लिए मिला। सबसे पहले देखने के लिए मिला जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें नाम निकल के आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और व्हाइट रिवॉल्यूशन में डॉक्टर एस एम एस स्वामीनाथन का आता है, ठीक है? व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि आपका बिलोंगिंग है किससे? दूध से। वहीं आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका अ, किससे रिलेटेड है? ये आपका एग्रीकल्चर, खेती यानी कि जो हमारा व्हीट है, व्हीट के प्रोडक्शन से, ठीक है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या किया गया था कि व्हीट के प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। इसके लिए हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा करते थे। एग्रीकल्चर फाइनेंस को हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए क्या हुआ है कि जो ग्रामीण यानी कि जो रूरल एरिया है, जो रीजन्स है, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास खेती में करने के दौरान बहुत सारा उनको पिछला फसल बर्बाद हो गया, जिसके कारण उनके पास पैसा होता नहीं है कि वो आगे की खेती को कर सके। उसके लिए क्या किया गया है कि लोकल बैंक से उनको मदद दी जाती है, ठीक है? प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी के रूप में, जिसका इंटरेस्ट रेट जब आप और गाड़ी घर लेते हैं तो उसके कंपेयर में ये जो आपका एग्रीकल्चर लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया कि हुआ क्या कि जो लैंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है यानी कि एलडीपी, ठीक है ना, ये प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट जब बाढ़ आता है, जब सूखा पड़ता है, साइक्लोन, फायर या फिर कोई फसलों में जब घातक बीमारी लगता है, उन सभी कंडीशन के दौरान इसको लोन फैसिलिटीज, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है जिससे कि उनको मुआवजा दिया जा सके। अब देखेंगे हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की सहायता के लिए चलाया गया, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पर वो अपना जो फायदा है, सरकार के द्वारा जो स्कीम दी जा रही है, जो लोन दिया जा रहा है, उसको वो लोग ले सकें। फिर फसलों का इंश्योरेंस करवाया जाने लगा, ठीक है, इससे कि अगर आपका फसल नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो प्रॉपर कंपनी, बैंक्स या फिर गवर्नमेंट करेगी। फार्मर के सुविधा के लिए एमएसपी लाया गया है, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में जानते हैं। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि हमेशा कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि फसलों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाने पर उसका जो रेट होता है, वो रेट उसका काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण जो लागत है, जितना इन्वेस्टमेंट उसको किसान का हुआ है, उतना
रिटर्न उन लोग को मिल नहीं पाता है, जिसके लिए एमएसपी में क्या किया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, आपको फिक्स कर दिया गया है कि किसी भी फसल का जो दाम होगा वो उससे कम नहीं होगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा हमारे एग्रीकल्चर पर। तो देखेंगे कि 19th सेंचुरी में केवल क्या था कि मसाला वगैरह एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, ठीक है, स्पेशली फार्मर ऑफ द साउथ इंडिया वेयर इनकरेज एंड ग्रो अ स्पाइस। लेकिन फिर धीरे धीरे आज के समय में इंडिया से और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, जैसे कि कॉटन्स हो गया, ठीक है ना, और भी अलग अलग जगहों पे। अब इंडिया में क्या था कि चंपारण मूवमेंट 1917 इन बिहार, बिहार में क्या हुआ था कि यहाँ नील का जो खेती हो, नील विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि इंडिगो, इंडिगो का डिमांड यूरोप में काफ़ी ज़्यादा था। तो भारत में क्या था कि चूंकि इंडिगो की खेती बिहार में ब्रिटिशर्स के द्वारा बलपूर्वक यहाँ के किसानों से करवाया जाता था, क्योंकि इंडिगो की खेती कोई करना नहीं चाहता था। उससे उनका मानना था कि उनका जो ज़मीन है वो काफ़ी सालों तक वो बंजर हो जाता है। तो एक ओर जहाँ बिहार में चंपारण मूवमेंट चला, ठीक है, उससे भी लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोग और भी कुछ एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कर सकते हैं। धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक देश से दूसरे देश, जैसे-जैसे लोग ट्रैवल करना शुरू हुए, वहाँ के प्रॉपर फूड का भी एक देश से दूसरे देश आना-जाना लगा रहा। और फाइनली आज के समय में जैसे हम लोग इंडिया, जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस नहीं था पोटैटो यानी कि आलू से, वास्को डी गामा जब भारत आया, उसके साथ जब ट्रेड शुरू हुआ, तो उसके बाद और भी पोर्टुगीज इंडिया आना शुरू किए और अपने साथ आलू, तंबाकू और भी कई प्रोडक्ट को इंडिया लाए, और इंडिया को भी मालूम चला, ठीक है ना, कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं इस दुनिया में जो हम लोगों को नहीं पता है। और फाइनली आज एक प्रोडक्ट का दूसरे देश में और दूसरे देश का प्रोडक्ट किसी और देश में प्रोडक्शन हो रहा है। जीन रिवॉल्यूशन, जीन रिवॉल्यूशन को हम लोग जेनेटिक्स रिवॉल्यूशन के रूप में भी जानते हैं। इसमें नॉर्मली फसलों के ऊपर रिसर्च करके उसको डेवलप किया जाता है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि न्यू हाइब्रिड वैरायटी सीड्स को, ठीक है, लोगों को मतलब डेवलप किया जाता है। अब ये हाइब्रिड सीड्स बनाने का रीज़न है कि जिससे कि प्रोडक्शन में जो इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो। किसी भी कंडीशन में वो जो पेड़-पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टफ कंडीशन को क्या कर सके वो लोग, सर्वाइव कर सके। फिर वो सस्ता हो, ठीक है। सरकार के द्वारा भी कई पॉलिसीज़ बनाई जा रही है इंडियन फार्मर्स के लिए, और बताया जा रहा है कि आप लोग शिफ्ट क्रॉपिंग कीजिए, पैटर्न में बदलाव कीजिए, ठीक है। हाई वैल्यू क्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा क्रॉप्स का आप इस्तेमाल हाई वैल्यू क्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन देश में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। तो देखिए हम लोग बेनिफिट ऑफ चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया हम लोग जानेंगे कि क्या फ़ायदा है चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न का। तो जब जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, उसमें जब बदलाव किया जाता है, तो क्या होता है कि फसलों को बदल-बदल कर लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना, कि जब फसलों को बदल-बदल कर लगाया जाता है, तो मिट्टी में बहुत सारा पोषक तत्व होता है, ठीक है। इसको कुछ हम लोग इस तरीके से समझेंगे, मान लेंगे कि 3 तरीके के प्लांट को हम लोग, ठीक है, क्रॉप्स को हम लोग लगाए हैं। एक को पोटेशियम चाहिए, दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, और तीसरा जो फसल है उसको पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस पौधे को लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, मिट्टी से सारा पोटेशियम ले लेता है, जबकि मिट्टी में नाइट्रोजन बचा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद हम वैसे पौधे को लगाते हैं जो क्या करता है, मिट्टी से सारा नाइट्रोजन को ले लेता है, तब तक इसमें पोटेशियम का मात्रा बना रह जाता है। लेकिन जब हम तीसरा क्रॉप्स को लगाते हैं, तो चूंकि इसमें पोटेशियम तो फिर से स्टोर हो चुका है, ठीक है, बट हमारा जो नाइट्रोजन है इसकी भारी कमी है, जिसके कारण फिर क्या किया जाता है कि ऊपर से लोगों को, ठीक है ना, ऊपर से लोगों को क्या किया जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन को डाला जाता है एज़ अ केमिकली रूप में, ठीक है। अब इफ इंडिया चेंज इट्स क्रॉपिंग पैटर्न, अगर बदलता है फ्रॉम क्रियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, बड़े क्रॉप्स को लगाता है, देन वी हैव इंपॉर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्ट फूड। तो क्या करेगा, अब इस पैटर्न को वो फॉलो करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को क्या कर सकेगा, इम्पोर्ट कर सके। ये हैव टू इम्पोर्ट फूड, वी हैव टू इम्पोर्ट फूड अलॉन्ग। अब देखो शुरुआत में क्या होता था ना कि हम लोग इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए हमने पहले भी बताया कि पूरी दुनिया से इंडिया में क्या किया जाता था कि फूड को इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि मंगाया जाता था। लेकिन अब हम लोग इंपोर्टर के रूप में नहीं, हम लोग एक्सपोर्टर, ठीक है ना, एक्सपोर्टर के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि कुछ देश और है, जैसे इटली हो गया, इसराइल हो गया, चिली हो गया, दीज कंट्रीज एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कई प्रोडक्ट का, जैसे कि हो गया आपका
ऑलिव्स हो गया, ठीक है ना, फ्रूट्स हो गया, इन सभी प्रोडक्ट का वो लोग भी एक्सपोर्ट करता है। तो फाइनली हम लोगों को वैसे प्रोडक्ट जब हम लोग जब प्रोडक्शन होता है, जब खेतों में जब फसल लगाया जाता है, तो खेतों में फसल लगाने से पहले कई बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि लैंड, ज़मीन में जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, कि जो हम लोग जो क्रॉप्स जो लगाया जा रहा है, उसका जो सीड्स है, उसका क्वालिटी कैसा है। उसके बाद वहाँ पे उसकी सिंचाई की जो व्यवस्था है, वो कैसी है, मौसम का पैटर्न कैसा है वहाँ का। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर फसल को लगाया जाता है, तो उसका जो प्रोडक्शन है, वो काफ़ी अच्छा हो